सो हाय एवरीवन, आज जो हमारी वीडियो है वो है हमारी सेकंड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स के ऊपर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि है क्रूएल्टी। एडल्ट्री का मैंने पहली वाली फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी वो एडल्ट्री पे बनाई थी, तो आप ऑब्वियसली यू कैन चेक इट आउट। एंड जो सेकंड वीडियो है वो अब आज मैं बना रही हूँ क्रूएल्टी के ऊपर। क्रूएल्टी विच इज अ सेकंड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट विच इज अवेलेबल ईदर टू वाइफ और टू men or to husband, right? So this is the second ground. So I'll read out, मैं अपने नोट्स में से पढ़ूंगी एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली समझाऊंगी। इसमें केस लॉज भी बहुत सारे हैं, सो एंड तक वीडियो देखना सो दैट आपके कंसेप्ट क्रूएल्टी को लेकर क्लियर आउट हो जाए, राइट? सो हमारा सबसे पहला जो है क्रूएल्टी की डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले लिखी है, दैट द अदर पार्टी हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रूएल्टी। अब इसमें क्या चीज बोली गई है? अब इसमें ये चीज बोली गई है कि अगर सपोज शादी के बाद आपके जो पार्टनर है, अगर आपको शादी की सोलमनाइजेशन मतलब शादी के होने के बाद अगर आपको पूरी तरह ट्रीट करते हैं या जैसे मेंटली या फिजिकली, दैट विल कम अंडर क्रूएल्टी, ठीक है? सो अब क्रूएल्टी किन किन टाइप की होती है, किस फॉर्म में हम क्रूएल्टी को बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं? अगर हम केस लॉज की बात करें या इन जनरल हम कोर्ट में जो केसेस फाइल करने की बात करें, तो सेकंड जो एक केस है रसल वर्सेस रसल, ये थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि क्रूएल्टी को जो है हम किन किन केसेस के अंडर मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्रूएल्टी काउंट एज क्रूएल्टी काउंट होता है, ठीक है? सबसे पहले है क्रूएल्टी जो ब्रूटल हो सकती है या सटल हो सकती है। It may be physical or it may be mental. It may be by words or by gestures or even by mere silence. Cruelty refers to conduct of such a character as to have caused danger to life, limb or health, bodily or mental, or as to give rise to a reasonable apprehension of such danger. अब इसमें इस केस लॉ में क्या बोला गया है? इस केस लॉ में ये चीज बोली गई है जो क्रूएल्टी है वो ब्रूटल या सटल हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, ब्रूटल का हमें सबको मतलब पता है कि जैसे मारपीट करना, बहुत बुरी तरह करना, तो वो ब्रूटल या सटल हो सकती है। शांत रहकर भी, हम साइलेंट होकर भी, मेंटली यू कैन टॉर्चर द अदर पर्सन, दैट विल ऑल्सो कम अंडर क्रूएल्टी। इसी मतलब बेसिकली हमारी फिजिकल या मेंटल, ये दो चीजें होती हैं क्रूएल्टी की अगर हम बात करते हैं तो। इट मे बी बाय वर्ड्स और बाय जेस्चर्स, ये वर्ड्स या जेस्चर्स की फॉर्म में भी क्रूएल्टी हो सकती है। हम क्रूएल्टी को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इवन और बाय मेयर साइलेंस, ठीक है? क्रूएल्टी रेफर्स टू व्हाट? कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट किसका? ऑफ सच अ कैरेक्टर एज टू हैव कॉज्ड डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, बॉडीली और मेंटली, और एज टू गिव राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच डेंजर। अब इसमें क्या चीज बोली गई है? इसमें ये चीज बोली गई है कि जो क्रूएल्टी है वो रेफर करता है कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट किसका? एक पर्सन का, एक कैरेक्टर का। कैरेक्टर किसको बोला गया है? एक पर्सन को बोला गया है इसके अंदर। एज टू हैव कॉज, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ डेंजर में है, राइट? बेसिकली या फिर एक एप्रीहेंशन है दैट वी माइट बी इन डेंजर, दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड अंडर क्रूएल्टी, राइट? तो इस केस लॉ में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि कैसे क्रूएल्टी को हम काउंट कर सकते हैं अगर हम केस फाइल करने की बात कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो ठीक है। नाउ अब एक कोर्ट की परसेप्शन से मैंने एक पॉइंट नोट डाउन करा था फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, सो मैं कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। वेदर एन एक्ट और अ सीरीज ऑफ एक्ट कैन फॉल विद इन द लीगल कंसेप्ट ऑफ क्रूएल्टी इज अ क्वेश्चन which can be answered only with the reference of the facts and circumstances of each individual cases, the culture of the spouses, their age, temperament, standard of living and other relevant circumstances which would have to be taken into account. अब इसमें क्या चीज बोली गई है? इसमें ये चीज बोली गई है, अगर हम सपोज एक कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में जैसे केसेस फाइल होते हैं या कोर्ट में जब हियरिंग्स होती हैं या जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ऐसे मैटर्स लेकर, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? बेसिकली हर केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो होते हैं केस के, वो एक केस को बेसिकली फाइल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं या ड्राफ्टिंग में हेल्पफुल होते हैं। सो एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं कि इस केस के अंदर या इस पॉइंट के इस बेसिकली स्टोरी लाइन के अंदर क्रूएल्टी कहाँ फिट होती है, या क्रूएल्टी किन वजहों से हम ये बोल रहे हैं कि ये क्रूएल्टी मानी जा रही है। क्रूएल्टी है, जैसे अभी ऊपर मैं केस में पढ़ा,
डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, राइट? तो इसके अंदर वील अंडरस्टैंड, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं कि क्रूएल्टी को जो है हम कैसे बोल रहे हैं कि क्रूएल्टी है, राइट? सो वील हैव टू बेसिकली गो बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड हर केस में क्रूएल्टी जो है अलग अलग तरीके से बताई गई है, अलग अलग तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये क्रूएल्टी है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, तो किन वेज में फिजिकल मेंटल है, तो वो हर चीज केस टू केस डिपेंड करती है. So the next thing that I would like to talk about is the next point that you obviously need to understand. सबसे पहला जो next हमारा है बहुत important point है, so please listen to it very carefully. At one time it was thought the actual physical harm was the prime ingredient of cruelty. However, it is now well established that this expression is comprehensive enough to cover cases of mental cruelty also. Indeed, in a given case, mental cruelty may be more serious and may cause more grievous injury than physical cruelty. तो इसमें क्या चीज बोली गई है? इसमें ये चीज बोली गई है कि जो एक्चुअल फिजिकल हार्म था वो एक पॉइंट में माना जाता था कि वो ही एक प्राइम इंग्रेडिएंट है क्रूएल्टी का, बट आज के टाइम में क्या बोला गया है, आजकल फिजिकल हार्म तो है ही है, बट जो मेंटल क्रूएल्टी है दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूएल्टी, राइट? So physical cruelty obviously, if someone is causing you grievous injury or hurt, that will be counted under cruelty. But also the mental cruelty part is also very important when we are talking about cruelty in general, right? So this was the second that the next point I actually wanted to talk about. Now we have a list of case laws. First case laws is Kalpana Srivastav versus Surinder Nath. Whilst on the point of mental cruelty, a case decided by the Allahabad High Court deserves special mention. The unique question before the court in that case was, if a wife refuses to prepare tea for the husband and his friends, would this amount to mental cruelty? कि अगर सपोज एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए चाय नहीं बनाती है तो क्या उसको हम मेंटल क्रूएल्टी में गिनेंगे इस पॉइंट को? तो आंसरिंग द क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव, कोर्ट ने बोला हाँ. The court observed that such an act on the wife's part certainly hurts the husband's ego and causes him humiliation before his friends. हाँ, कोर्ट ने बोला कि अगर सपोज द वाइफ इज नॉट डूइंग दैट बेसिकली मीन्स कि आप हस्बैंड की ईगो को एक तो हर्ट कर रहे हो एंड उनके फ्रेंड्स के सामने ही यू ह्यूमिलिएटिंग हिम. This act, along with other acts on the wife's part, was lodging false police complaints against her husband, terminating her pregnancy without the husband's consent, were held to constitute a grave form of anguish and gross mental cruelty. तो इसमें क्या चीज बोली गई है कि अगर आपकी वाइफ जो है आपके लिए चाय प्रिपेयर नहीं कर रही है अपने आपके फ्रेंड्स के लिए, या फिर ऐसे जो प्रेगनेंसी है उसको बेसिकली शी इज लाइक गोइंग फॉर अबॉर्शन, और some or the other reasons that can actually end up hurting the husband's ego or can humiliate him in front of his friends or can actually lead to anguish and a lot of anger, that can also come under cruelty, but depends completely, disclaimer, it depends completely upon the situation here. So as per this case law, that's what it was said. Now if some other situation is brought forth, of course there might be some other way which it can be proved that it might be cruelty, depending it is cruelty, right? Now we are talking about now Supreme Court's case now. So it was the case, the case's name was Bhagat versus Bhagat. इसमें क्या हुआ था, as observed by the Supreme Court, mental cruelty can be defined as what? Mental cruelty को इसमें define करा गया है, that conduct which inflicts upon the other party such mental pain and suffering as would make it impossible for that party to live with the other. Basically ऐसा mental pain and suffering की सामने जो पार्टी है उसके साथ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाए रहना, उन सिचुएशंस को भी मेंटल क्रूएल्टी की डेफिनेशन के अंडर काउंट करा गया है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, राइट? एंड द नेक्स्ट केस लॉ इज शांति देवी वर्सेस राघव प्रकाश. इसमें क्या बोला गया, राजस्थान हाई कोर्ट का ही केस है, हैज हेल्ड दैट अ वाइफ्स एलिगेशन दैट अ हस्बैंड इज important, although only by way of an abuse, is a serious stigma on the husband's manhood and is bound to cause great mental agony and pain to the husband.
दिस वुड देयरफॉर अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी. अगर सपोज वाइफ जो है खुले कोर्ट में बोल रही है, ओपन इन द कोर्ट, शी इज सेइंग दैट माय हस्बैंड इज impotent. Rather, it's only pertaining to one abuse, but she's declaring that for a husband. That will also amount to an act of cruelty, right? Okay, for example, in cases where you don't have relevant proof or evidence that actually is the scenario, and you end up declaring that in the court, that will also come under the definition of cruelty on your part. That you weren't sure of the facts and circumstances, just for the heck of it, you actually said that. Right? So that also won't be considered and won't be good. Now, the next case law is Shobha Rani versus Madhukar Reddy. The Supreme Court has also held that cruelty also includes unintentional cruelty. Now, mark my words, unintentional cruelty here. As for instance, where there are repeated demands for dowry by the husband or his relatives. अगर आपके husband या उनके relatives आपको dowry की demand कर रहे हैं, राइट, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट व्हाट डाउरी इज. तो अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो अनइंटेंशनल क्रूअल्टी के ग्राउंड के अंदर आएगा, राइट, एज पर द सुप्रीम कोर्ट. नाउ द नेक्स्ट केस लॉ इज रीटा वर्सेस ब्रिज किशोर गांधी. ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है. द दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट ऑल्दो एक्सेसिव ड्रिंकिंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. अगर आप इसके हस्बैंड ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या कोई भी बेसिकली स्पाउस, इफ समवन इज ड्रिंकिंग सो मच, दैट इज नॉट अ ग्राउंड बेसिकली अंडर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. येट इफ इट इज इंडल्ज्ड इन बाय अ स्पाउस डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग remonstrances by the other to whom it may cause great anguish and distress, it could amount to cruelty for the purpose of a divorce under the act. अगर सामने जो आपके स्पाउस हैं उनको इस रीजन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या उनको बेसिकली ये चीज अफेक्ट कर रही है किसी भी वे में, आपकी लॉट ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग, that will also be counted as a ground for cruelty, and that can also be obviously be a ground for divorce under cruelty under the Hindu Marriage Act as per the Delhi High Court. Now we are moving on to the next case, Kamlesh versus Paras Ram. It's High Court of Punjab and Haryana has held that making a false accusation of adultery is only an instance of legal cruelty. अगर आपने गलत झूठ बोला है कोर्ट में कि कि आपके जो हस्बैंड या बेसिकली स्पाउस जो है whoever the party is was in an adulterous relationship, so that will only be an instance of what? Legal cruelty. However, unless it is also proved that such allegations were of such a grave character so as to cause danger to life, limb or health, the relief of divorce on the ground of cruelty cannot be granted. आपने सिर्फ अगर ये इसी रीजन से बोला, अगर सपोज आपके इस रीजन से सामने वाली पार्टी को कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कैन एक्चुअली इज डेंजरस टू लाइफ, टू okay let's repeat the words of the court, can actually cause danger to life, limb or health, the relief of divorce जो है on the ground of cruelty won't be granted to you. Okay, and now we're moving on to the last case law which is Jitish versus Meera. तो इसमें क्या बोला गया है? persistent refusal to have marital intercourse also amounts to cruelty. अब इसमें क्या चीज बोली गई? इसमें ये चीज बोली गई है कि अगर आपके स्पाउस, no matter who, wife or husband, they're basically persistent and they're saying that we don't want to engage in any sort of intercourse, marital intercourse, in the words of the court, then that can also amount to cruelty, right? So the case laws I explained, जितने भी case laws मैंने आपको बताए, those are few examples when we're talking about cruelty under the Hindu Marriage Act, कि हाँ इन grounds पे या ऐसे cruelty Delhi High Court, Supreme Court, Allahabad High Court, High Court of Punjab and Haryana. So basically इन grounds पर courts ने बोला है कि हाँ ये cruelty है तो ये divorce ground माना जा सकता है या इस ground पे आपको divorce मिल सकता है और इसको हम cruelty as cruelty define करेंगे. कुछ circumstances हैं, बट इन दी एंड मैं यही चीज बोलूंगी कि आप इससे ये कंक्लूजन मत निकालना कि हाँ सिर्फ यही ग्राउंड्स हैं. देयर आर अदर ग्राउंड्स ऑल्सो ऑब्वियसली फॉर डिफाइनिंग क्रूअल्टी. इट्स जस्ट दैट इफ यू कम अप विद अ केस, इफ यू कम अप विद अ ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी, ऑब्वियसली देयर माइट बी सम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी मैटर करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूअल्टी इन जनरल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. सो एवरी केस, every point
every fact and circumstances interrelated to the case are different. When we're talking about grounds of divorce, when we're talking about cruelty, so आज की वीडियो cruelty के बारे में, when you're talking about cruelty, so you need to understand कि facts and circumstances क्या है and accordingly conclude करना कि ये cruelty के अंदर आता है कि नहीं आता, right? And of course, if you have any doubts, you can obviously put your comment in the YouTube comment box, and of course we'll be happy to reply to that. So it's as simple as that. And I hope आपको concept cruelty का इस वीडियो से clear out हो गया हो. And अगर अभी भी कोई confusions है, comment box is there. You can obviously send us an email or ping us on our Instagram channel, or obviously we have a Telegram का group also. You can obviously ping us there also. So whichever doubt is there, you can communicate to us and we'll be happy to revert. So thank you so much for watching the video, and so I hope the concept is cleared, and we'll meet soon next week with another ground of divorce. So till then, take care and stay safe.